हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ले कॉमर्स। मैं हूं हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, बिजनेस एनवायरनमेंट का L1, जिसमें हमने काफी कुछ कवर कर दिया था, जिसमें हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस और हमने उसके काफी सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए थे। आज हम आने वाले हैं इसके आगे के पार्ट पर, जो होगा न्यू पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज लेकर आए थे उसके ऊपर। एलपीजी के बारे में तो हमने सुना ही होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके साथ हम एक और नई चीज पढ़ेंगे जो थोड़े सालों पहले हुई थी, डीमोनेटाइजेशन। और फिर ये सारे जो रिफॉर्म्स है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था हमारे इंडस्ट्रीज पे, वो भी हम लोग इस आज पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर समाप्त। जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं हम लोग। क्या कह रही थी मैं आपको, हमारी कौन से है, हमारे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हुई थी, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके हमारे 3 एलिमेंट्स है। सबसे पहला कौन सा है, लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। ये 3 एलिमेंट्स ही हम लोग वैसे कहते हैं। डीमोनेटाइजेशन को एलिमेंट नहीं माना जाता है। तो अगर आपको मैं पूछूं विच आर द एलिमेंट्स, आप सिर्फ ये 3 का नाम लेंगे, डीमोनेटाइजेशन आप नहीं कहेंगे। चलो आ जाते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम लोग लिबरलाइजेशन पे। भाई लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस। पहले क्या होता था कि भाई गवर्नमेंट है ना बहुत ज्यादा कंट्रोल करती थी बिजनेस एक्टिविटीज को। हर एक चीज पे उनका कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन होते रहता था, कंट्रोल करना है। उन्हें अपने आप से बिजनेस करने ही नहीं देती थी। ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो सब होते रहता था। तो लिबरलाइजेशन में उन्होंने क्या किया, लिबरलाइजेशन में जो फालतू के सारे अननेसेसरी जो कंट्रोल्स है उसको निकाल दिया, जिसकी जरूरत नहीं है। वरना क्या होता था, बिजनेस यही सारी चीजों में ध्यान देती थी तो अपना काम नहीं कर पाती थी, काम इतना अच्छे से नहीं होता था। तो अभी ये सारे एक्सेस जो सारे कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन थे उसको हटाने की वजह से क्या हुआ, बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाया। तो ये लिबरलाइजेशन के फीचर्स क्या आते हैं, देखो जो लाइसेंस है वो उसको अबॉलिश ही कर दिया कंप्लीटली। उन्होंने कहा कि आपको बिजनेस चालू करने के लिए लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे बिजनेस है जिसके लिए अभी भी लाइसेंस लेना पड़ रहा है। पहले कैसा था, काफी ज्यादा थे बिजनेस जिसमें लेना पड़ रहा था। अभी कुछ है जो इंपॉर्टेंट है जिसके लिए अभी भी जरूरत है, बट वरना उन्होंने निकाल दिया है। दूसरा क्या किया, एक्सपांड करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है बिजनेस, उसमें आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे। आप अपनी मर्जी से बिजनेस और बढ़ाना है आप बढ़ाइए, आपको हमारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। बिजनेस आपको छोटा करना है आप वो भी कर दीजिए, यू डोंट नीड अ परमिशन एट ऑल। निकाल दी वो परमिशन, ठीक है, नहीं करनी होगी। टैक्स रेट भी कम कर दिया। पहले क्या होता था, इतना ज्यादा टैक्स था, इतना टैक्स था कि भाई लोग टैक्स भर के ही उनका खत्म हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया, तो उसकी वजह से क्या होता था, लोग दिखाते नहीं थे अपनी इनकम। इसमें उन्होंने क्या कर दिया, अपना टैक्स थोड़ा कम कर दिया। जो टैक्स रेट है पहले अगर 50% है तो अभी कुछ 10% कर दिया, वैसे उन्होंने कर दिया। फिर क्या किया, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले रेस्ट्रिक्शन था, हम लोग गुड्स यहां से वहां नहीं बेच सकते उनके परमिशन के बिना। किनके परमिशन के बिना, गवर्नमेंट के परमिशन के बिना। बट वो उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा भाई हम आपको ये सब चीजों से नहीं रोकेंगे, आप आराम से अपना बिजनेस कीजिए, जितना आपको जहां जहां आपको गुड्स भेजना है वो आप भेज सकते हैं। लीगल गुड्स, हाँ, कोई भी ऐसे नहीं चलेगा गन भेज दी, नहीं, लीगल गुड्स वो लोग अपने भेज सकते हैं। मूवमेंट वॉज कंप्लीटली अलाउड। नेक्स्ट क्या था, फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले वो भी फ्रीडम नहीं थी। गवर्नमेंट वुड बी लाइक वी विल एक्सेप्ट कि भाई ये प्राइस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट आफ्टर दैट दे सेड नो, इट्स कंप्लीटली योर विश। आपको आपके गुड्स या सर्विसेज का आपको क्या कॉस्ट रखना है, यू डिसाइड, हम उसमें बिल्कुल भी बीच में नहीं आएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, मेकिंग इट सिंपल टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। पहले अगर बाहर की जो टेक्नोलॉजी या तो कोई कैपिटल लेकर आना था वो बहुत दिक्कत आती थी, इट वाज नॉट दैट इजी। बट उन्होंने क्या किया, ये प्रोसेस को उन्होंने सिंपल कर दिया, जिससे क्या हो सकता है कि हमें जो पैसे हैं बाहर से आ रहे हैं, बाहर की हम लोग टेक्नोलॉजी भी यूज कर पा रहे थे, ऑल बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। फिर क्या किया, सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी प्रोसीजर सिंपल कर दिया। पहले बहुत सारे स्टेप्स थे, ये करना है वो करना है, इतनी सारी चीजें करनी पड़ती थी कि यार वो बहुत दिक्कत आती थी। कोई इंडिया में ज्यादा गुड्स बेचता नहीं था, ना ही इंडियंस बाहर ज्यादा बेचते थे, बिकॉज द प्रोसीजर वॉज सो डिफिकल्ट एंड देयर वॉज सो मच टू डू, नो वन वॉन्टेड दैट।
बट फिर इतना सिंप्लीफाई कर दिया, इट बिकेम ईजियर फॉर पीपल टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट द गुड्स एंड ऑल्सो द सर्विसेस। ठीक है, ये हो गया हमारा लिबरलाइजेशन का पार्ट। अब आ जाते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन में। प्राइवेटाइजेशन में क्या कहा उन्होंने? प्राइवेटाइजेशन मतलब गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन। पहले पब्लिक सेक्टर जो था उसका बहुत ज्यादा रोल था, मैक्सिमम सारी चीजें पब्लिक सेक्टर ही किया करती थी। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, दे रियलाइज्ड कि भाई देखो हम लोग इतने एफिशिएंट नहीं है। गवर्नमेंट ने ये चीज रियलाइज कर दी कि भाई हमारे में इतनी एफिशिएंसी नहीं है, हम लोग इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे, सो व्हाई नॉट वी गिव इट टू द प्राइवेट सेक्टर। वो लोग अच्छी तरह से कर पाएंगे, उनके पास प्रोफेशनल्स होते हैं, अच्छे से सारा काम मैनेज हो पाएगा, बहुत एफिशिएंटली बहुत स्मूथली काम होगा। सो द पब्लिक सेक्टर रियलाइज दैट, तो उन्होंने क्या किया कि ज्यादा रोल किसे देना है? प्राइवेट सेक्टर को इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड द रिड्यूस्ड रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल उन्होंने कम कर दिया और कहा कि भाई प्राइवेट सेक्टर वाले आप ज्यादा लो, आप हमारे नेशन को बिल्ड करने में हेल्प कीजिए। ठीक है, ये होता है हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत क्या क्या हुआ था? लेट्स सी। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ने डिसइन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या करा कि भाई नहीं, अभी हम लोग इसमें बिजनेस नहीं करेंगे। अभी पब्लिक सेक्टर और इंडिविजुअल्स को उन्होंने उसके शेयर्स बेच दिए थे। फिर क्या किया उन्होंने? एक BIFR करके है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, उन्होंने सेट किया। ये BIFR क्या करता था? इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? BIFR। तो ये BIFR क्या करता था? वो देखते थे कि जो भी पब्लिक सेक्टर की एकदम सिक यूनिट है, जो सही से परफॉर्म नहीं कर रही है, दे यूज्ड टू सी, अगर उन्हें लग रहा है कि इसको हम रिवाइव कर सकते हैं, ये अभी प्रॉफिट बना सकती है अगर हमने इसमें कोई चेंजेस कर दिए तो वो लोग उसमें वैसे काम करते थे। बट उन्हें लगता था नहीं, ये कंपनी पूरी तरह से मर चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो लोग उसे बंद करवा देते थे, क्योंकि क्या मतलब है, नहीं तो बराबर पैसे वेस्ट होने हैं। सो BIFR का ये काम था, इसलिए इसे सेटअप की गई थी। फिर क्या था? डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो स्टेक था, हमें पता है एक कोई भी इंडस्ट्री गवर्नमेंट इंडस्ट्री तब कहलाती है जब उसमें गवर्नमेंट का 51% हिस्सा हो तो। बट उन्होंने अपना ये हिस्सा कम कर दिया। उन्होंने अगर इससे कम हो तो उन्होंने क्या किया? अपनी जो ओनरशिप है वो लोगों ने किसके हाथ में दे दी? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी। ठीक है, इतना ही है और ज्यादा इसमें है ही नहीं, जितना बस इतना ही समझना है। डन, ये हो गया हमारा प्राइवेटाइजेशन। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोब है, सब लोग ऐसे हाथ मिलाए हुए हैं, सो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है? इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब एकजुट हो जाओ, हम लोग एक मार्केट, अपना इंडियन मार्केट नहीं है, द होल वर्ल्ड इज योर मार्केट। तो ये कहना चाह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन का एम क्या था? ग्लोबलाइजेशन करने के लिए क्या क्या किया गया? सबसे पहले तो है ना, इम्पोर्ट था, उसमें थोड़ा वो लोगों ने लिबरल कर दिया कि हाँ भाई आप लोग हमारे कंट्री में गुड्स लेकर आइए, आराम से लेकर आइए, हम आपके पास से इतने ज्यादा ड्यूटीज, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, इतने नहीं लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहला उन्होंने ये काम किया। फिर क्या किया? ये एक थोड़ा सा इतना काम का नहीं है, इट्स ओके। जो एक फेरा करके एक एक्ट था उसको फेमा बना दिया, बस फेरा एक्ट को फेमा बना दिया। फिर क्या किया भाई? रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। जो टैरिफ स्ट्रक्चर था अपना पहले बहुत ही ज्यादा अजीब था, मतलब उसमें बहुत ही ज्यादा यार व्हाट डू वी से कि बहुत जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, अनहद थे। बट उन्होंने फिर क्या किया कि नहीं भाई, दिस डज नॉट मेक सेंस, अगर ये करेंगे तो कोई भी MNC हमारे वहाँ पे नहीं आएगी, ये हमारे यहाँ पर आके बिजनेस नहीं करेगी, ना ही अपना कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। तो उन्होंने अपना टैरिफ स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली काफी ही ज्यादा उन्होंने चेंज कर दिया था, जिससे क्या होगा, इससे जो MNCs है वो हमारे यहाँ पे इंडिया में आके काम करेगी, जिससे क्या होगा, जिससे भाई यहाँ पे वो लोग अपने पैसे भी इन्वेस्ट करेंगे। ओके, फिर क्या कह रहे थे? एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ जो ऐसी थी उसे अबॉलिश ही कर दिया।
कंप्लीटली निकाल ही दिया कि अभी आप लोगों को एक्सपोर्ट करने हैं गुड्स, पूरी छूट है आपके पास, आराम से कीजिए, इतने हम आपको ड्यूटीज जो है वो नहीं लगाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी थी उसे अबॉलिश नहीं करेंगे, उसे कम कर दिया। इंपोर्ट ड्यूटी क्यों कम करेंगे? भाई बाहर से गुड्स आ रहा है ना, तो उसको कम करेंगे, पैसे तो उन्हें फॉरेन चाहिए ना, फॉरेन करेंसी, इसलिए उन्होंने अबॉलिश ना करके उन्होंने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। जिससे क्या होगा, जो फॉरेन कंपनीज है दे विल गेट अट्रैक्टेड टू इट एंड दे विल कम, दे विल थिंक अरे यार पहले जो इंपोर्ट ड्यूटी इतनी थी अब इतनी कम हो गई है, दैट इज सो अमेजिंग। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने गुड्स आकर बेचेंगे, बराबर। फिर क्या है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो, कि भाई यहाँ पे जो फॉरेन की टेक्नोलॉजी आराम से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर, लोग भी यहाँ से वहां आ जा सकते हैं। कैपिटल, जैसे मैं आपको बार बार कह रही थी, हम लोग भी बाहर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बाहर वाले भी इंडिया में आके अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारा उन्होंने किया था ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें जाननी है वो है एमएनसीज। भाई एमएनसीज काफ़ी आ गई थी ये टाइम पे, बहुत सारी बाहर की जो फॉरेन कंपनी है उन्होंने इंडिया में आके अपना बिजनेस करना शुरू किया था। इजी था, मैं आपको पहले ही बताया, भाई ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है, इसमें इतना कुछ है ही नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज में, डीमोनेटाइजेशन। हम सबको आई थिंक हमारे पेरेंट्स को ये बहुत अच्छे से ये दिन याद होगा, नवंबर 8, 2016। ये दिन में शाम के टाइम पे यूं हुआ कि हम सब लोगों ने न्यूज़ देखी कि अभी से 500 और 1000 रुपए की नोट नहीं चलेगी, नो लॉन्गर। कि आपके पास अगर है आप बैंक में जाके डिपॉजिट करवा कर आइए और आप जो नई नोट है आपको वो मिल जाएगी, बट आज के बाद 500 रुपए और 1000 रुपए की नोट नहीं चलेगी। ये क्यों किया था? इसका रीजन ये था कि लोग जो है ना बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके थे, टैक्स नहीं भर रहे थे। तो ये चीज को हटाने के लिए ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था। 86% of the money that was circulating in India was no longer valid. 86% जो हमारा पैसे जो सर्कुलेट हो रहे हैं वो 500 और 1000 रुपए के नोट से बने हुए थे। क्या हो गया, वो वैलिड नहीं था, उसको कंप्लीटली बैन कर दिया, बराबर। कब हुआ था ये? नवंबर 8, 2016 को। इसकी वजह से 86% ऑफ हमारी जो पैसे थे, करेंसी थी, वो इनवैलिड हो गई थी, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या थे? देखो, डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। क्या इसको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर की तरह इसे माना गया है? इसमें क्या कह रहे हैं, पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग। देखो इसमें क्या कह रहे थे कि भाई अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से है, तभी ही जाके हम आपके पैसे एक्सचेंज करेंगे कि 500 और 1000 की नोट हम आपसे ले लेंगे और आपको दूसरी नई वाली नोट देंगे। पर ये करने के लिए आपको सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा आपके पास ये पैसे कहाँ से आए इतने सारे। इस वजह से क्या हुआ कि भाई जिसका भी अनअनाउंस्ड वेल्थ था, ब्लैक मनी सारा बाहर निकला। तो इन लोगों को जिनके पास भी ब्लैक मनी था उन्हें उसके ऊपर पेनल्टी देनी पड़ी, दैट यू डिडंट टेल अस अबाउट दिस मनी, दिस इज सो रॉन्ग, नाउ यू हैव टू गिव पेनल्टी ऑन दिस। कि आप टैक्स नहीं भर रहे हो, आप अपने पैसे साइड में बचा के रख रहे हो, ये तो गलत चीज है। सो उन्हें टैक्स का पेनल्टी भरना पड़ा। नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स एवेजन, गवर्नमेंट ने कहा अभी हम कब एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आप टैक्स नहीं भरोगे वो चीज, टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा। पहले लोग क्या करते थे, टैक्स से काफी ज्यादा बचने की कोशिश करते थे, इसलिए सारा ब्लैक मनी में ज्यादा काम होता था। दे डिडंट वांट टू पे टैक्स, दे वर लाइक कि भाई हमने कमाए हुए पैसे हम क्यों दे किसी को। सो लोग टैक्स इवेड करते थे, छुटकारा पाते थे टैक्स से। बट गवर्नमेंट ने कहा अब ये एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो हमें टैक्स मिलता था जो गवर्नमेंट को, वो काफी बढ़ गया और जो टैक्स इवेजन था वो काफी कम हुआ था। चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए पहले हम कैसा करते थे, अगर हमें सेविंग्स करनी है, गुल्लक लेकर आ गए, हमारी मम्मी क्या करेगी, अपनी वॉलेट में रख देगी या तो कहीं पे छुपा के रख देगी। भाई इससे क्या होता है, पैसे बढ़ते ही नहीं है ना, वो अगर मेरे 1000 रुपए वो 1000 ही रहेंगे।
बट अगर मैं वो पैसे बैंक में डालूं तो उससे क्या होगा, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, 1,000 रुपए का वो पैसे ज्यादा हो जाएंगे। तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से ये हुआ, लोगों को अपने पैसे निकालने पड़े ना। देखो अगर मेरी मम्मी की कोई सेविंग्स है, उन्होंने बहुत सारे पैसे बचा के रखे, 50,000 हो गए मानो, बट अब वो 50,000 वो अपने पास कैसे रखेंगे? 500 और 1,000 की नोट तो चल नहीं रही है, तो अभी उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये पैसे उन्हें बैंक में डालने ही पड़ेंगे। इससे क्या हो रहा था, जो सेविंग्स है वो चैनलाइज हो गई किसमें, हमारे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में। लोग अभी सिक्योरिटीज खरीदेंगे, एफडी करेंगे, आरडी करेंगे, कुछ ना बॉन्ड्स खरीद लिए। कैश जो डिपॉजिट किया था, तभी क्या हो गया उससे, कैश तो काफी लोग अभी डिपॉजिट कर रहे हैं, हाथ में पैसे कैसे रखेंगे? तो इतना सारा जो कैश डिपॉजिट किया, तभी बैंक के पास क्या ऑप्शन मिल गया, लोगों को ज्यादा लोन देने का। दे ब्रॉट आउट मेनी न्यू स्कीम्स, जिससे क्या होगा, दे विल बी एबल टू गिव मोर एंड मोर लोन टू पीपल बिकॉज द डिपॉजिटिंग मनी हैज इंक्रीज्ड। लास्ट, क्रिएटिंग लेस कैश और अ कैश लाइट इकोनॉमी। ये 2016 के पहले क्या होता था, मैं अपनी ही बात अगर करूं, आई यूज टू कीप नॉट लॉट्स ऑफ कैश, बट मैं अच्छा खासा ऐसे कैश रखती थी। मेरा सारा पेमेंट कैश में ही होता था, मेरा ऐसे कार से पेमेंट नहीं, कुछ नहीं। दिस इज माई एग्जाम्पल। अपने पास पैसे तो 2,000 जितने रखने हैं, जिसमें से 500 रुपए वापर लें, 1,500 इमरजेंसी और समथिंग लाइक दैट। तो मैं अपने पास पैसे हमेशा रखती थी, कभी भी मैंने ऐसे कार्ड से पेमेंट किया ही नहीं है। कहीं पे भी जाओ पैसे ही हमेशा कैश ही होता है। डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, लोग अभी कम कैश वापर रहे हैं और अभी क्या हो चुका है, कैशलेस चले गए हैं। भाई अभी देखो कैसा है, कार्ड से पेमेंट होती है, यूपीआई आईडी से होती है, सीधा ऐसे स्कैनर है, कर दिया। सो अब नाउ रिसेंटली हाउ आई एम, 6 साल पहले मैं कैसी थी, आई यूज टू हैव लॉट्स ऑफ कैश, बट अभी मेरे पास लिटरली 100-200 रुपए ही होते हैं जेब में, उससे ज्यादा रखती ही नहीं हूँ। वाई, हर एक जगह पे मुझे पता है, या तो मैं कार्ड स्वाइप करके कर दूंगी या तो वो यूपीआई से कर दूंगी। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन। अपनी जो इकोनॉमी है वो कैसी हो गई, कैशलेस हो गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को ये क्यों किया, ताकि लोग भाई सब जो भी काम कर रहे हैं वाइट में हो। कैश में होता है कुछ भी, वो ब्लैक में हो जाता है। सो दिस इज द रीजन, क्यों किया ये, ताकि लोगों का सारे पैसे क्या है, किसके पास, वो सब समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया डीमोनेटाइजेशन की बात। अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ये जो नई पॉलिसी है ये गवर्नमेंट की, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था बिजनेस और इंडस्ट्री पे। ये जो नई लेकर तो आ गए, बट अभी इसका क्या प्रभाव पड़ा था, लेट्स स्टडी अबाउट दैट। कंपटीशन काफी बढ़ गया ना। देखो मैंने जैसे आपको पहले ही कहा, लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और जो फॉरेन इंडस्ट्रीज थी वो काफी आ गई मार्केट में, ग्लोबलाइजेशन हुआ, एमएनसीज विल कम टू आवर मार्केट। तो इससे क्या हुआ, इंडियन फर्म्स को काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा। टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हर एक सेक्टर में उनको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा था। पहले तो क्या थे, अपने इंडियंस और इंडियंस ही थे और कोई था नहीं, पर बाहर वाले लोग आ गए हु आर वे मोर बेटर। तो उससे क्या हो रहा है, कंपटीशन अनहद बढ़ गया था। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, अभी क्या हो रहा है भाई, कस्टमर्स को पता है क्या कि भाई एमएनसीज आ गई है, सब आ गए, हमारे पास चॉइस बहुत है, अब हम लोग करेंगे डिमांड कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। क्योंकि ये लोगों को क्या चाहिए, सर्वाइव करना है ना इंडस्ट्रीज को और ऑर्गेनाइजेशन को। अगर उन्हें सर्वाइव करना है, उन्हें कस्टमर्स की बात सुननी पड़ेगी। दे हैव टू लिसन टू व्हाट कस्टमर्स वांट, और उन्हें वैसा ही देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो फिर वो लोग किसी और के पास से ले लेंगे और आपका बिजनेस बंद और उनका चल रहा है। सो व्हाट हैपेंड कि भाई कस्टमर्स की जो डिमांड है बढ़ गई, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कंपटीशन। तो उन्हें वाइड चॉइस मिल रही थी, एक ही चीज। अगर हम लोग नूडल्स की बात करें, इतने सारे ब्रांड्स उनके पास आ गए, सो दे कैन चूज विच वन दे वांट। मार्केट ओरिएंटेशन बन गई भाई अपनी पूरी इकोनॉमी। पहले क्या थी अपनी इकोनॉमी, है ना, प्रोडक्शन ओरिएंटेड थी। प्रोडक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन पता है क्या करती थी, पहले है ना प्रोड्यूस कर देती थी और उसके बाद बेचती थी कि हाँ हमने जो प्रोड्यूस किया लोग ले ही लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या हुआ, ये जो एलपीजी की बात क्या हुआ भाई, इट बिकेम मार्केट ओरिएंटेड। क्या करने लगे कि भाई हमें कस्टमर्स को कुछ भी देंगे वो लोग खरीद नहीं लेंगे, दे अंडरस्टूड दैट थिंग। सो उन्होंने क्या किया, मार्केट पे रिसर्च किया, देखा उन्हें कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन ओरिएंटेड में क्या था, फर्स्ट प्रोडक्शन,
सेकंड सेलिंग. बट मार्केट ओरिएंटेड में क्या है, फर्स्ट रिसर्च अबाउट मार्केट एंड देन सेकंड थिंग विल कम इज सेलिंग और प्रोडक्शन. नो, प्रोडक्शन विल कम सेकंड. आई एम सो सॉरी. रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी. भाई टेक्नोलॉजी जो एनवायरनमेंट है टेक्नोलॉजिकल काफी ही ज्यादा बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया, तो लोगों को सर्वाइव तो करना पड़ेगा कोई ना कोई तरीके से. तो उन्होंने क्या देखा कि जो नई टेक्नोलॉजी है ना, हमें वो लानी ही पड़ेगी अपने पास, तभी ही हम सर्वाइव कर पाएंगे, तभी जाके हमारा जो क्वालिटी है गुड्स का वो अच्छा हो पाएगा, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो तभी ही कम हो पाएगा. तो टेक्नोलॉजी उन्हें अपने बिजनेस में लेकर आनी ही पड़ी. जितनी नई आ रही थी, दे ऑलवेज हैव टू गेट द न्यू वन. नई जब तक नहीं लाएंगे तो क्या होगा, वो लोग तो पीछे रह जाएंगे, बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ रहे थे. नेसेसिटी फॉर चेंज. देखो क्या हुआ, 1991 के पहले बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करती थी, एक स्टेबल पॉलिसी वो लोग काफी ही लंबे समय तक फॉलो करे जा रही थी. 1991 के बाद क्या हुआ, बिजनेस एंटरप्राइजेस को मॉडिफाई करनी पड़ी अपनी पॉलिसी टाइम टू टाइम. 1991 के पहले जैसे चल रही है वैसे चलने दो, अपनी पॉलिसी जो बनाई है उसे वैसे ही रहने दो. बट 1991 के बाद ऐसा नहीं हो पाया. दे हैड टू चेंज देयर पॉलिसीज फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा, उन्हें अपनी पॉलिसी और स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी ना, नहीं तो बिजनेस में कैसे टिके रह पाएंगे वो लोग. सो दैट्स द रीजन दे हैड टू चेंज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, हाउ इज द बिजनेस एनवायरनमेंट. नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स. देखो ये जो क्या हुआ, इसमें जो ये नया मार्केट कंडीशन आ गया था उसमें कैसे चाहिए था, ऐसे लोग चाहिए थे जो लोग एकदम कॉम्पिटेंट हो और उनका कमिटमेंट एकदम अच्छा हो. ऐसे उन्हें अपने पास एम्प्लॉयज चाहिए थे जो लोग एकदम बढ़िया हो, जो लोग अपने काम में बहुत माहिर हो और कमिटेड हो कि भाई हम हमारा काम बहुत अच्छे से करेंगे. दैट इज द काइंड ऑफ पीपल दे वांटेड. Hence, there is a need for developing human resource. तो ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप करना पड़ेगा ना. वी ऑल्सो हैव टू इम्प्रूव आवर स्किल्स इन दैट वे. हम जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन जो है, दे विल ऑल्सो सिलेक्ट सच पीपल हु आर गुड एट देयर वर्क, हु आर स्पेशलिस्ट, ताकि उनका क्या हो, बिजनेस काफी ज्यादा आगे बढ़े. लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट और ऑफ पब्लिक सेक्टर. देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजटरी सपोर्ट था, जो फाइनेंस करता था पब्लिक सेक्टर को, हैज डिक्लाइंड ओवर द इयर्स. पहले गवर्नमेंट है ना बजट रखती थी, अपने बजट में जो बजट निकलता है ना उसमें एक अलग से ही पैसे रखती थी कि ये सारे पैसे जाएंगे किसके लिए, सारे पब्लिक सेक्टर के लिए. बट बाद में बजट में वो जो था, हमारा जो बजट था फॉर पब्लिक सेक्टर, उसे कम कर दिया. The public sector have realized that in order to grow they have to become efficient and generate their own resources. उन्हें समझ में आ गया कि भाई गवर्नमेंट हमको हर बार पैसे नहीं देगी, अगर हमें बने रहना है मार्केट में, हमें और अच्छा होना पड़ेगा और हमें खुद ही पैसे कमाने पड़ेंगे और अपनी बिजनेस को आगे लेके जाना पड़ेगा. गवर्नमेंट ने अभी हमें पैसे देना कम कर दिया है, तो बिजनेस अगर हमें और चलाना है, आगे तक लेके जाना है, तो वी ओनली हैव टू अर्न. हमें और अच्छे से काम करना पड़ेगा और एफिशिएंटली हमें काम जरूर करना पड़ेगा. एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल. क्या कह रहे हैं कि भाई अगर फॉरेन एक्सचेंज इंडियन कंपनीज को कमाना है तो उन्हें एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा. अगर एक्सपोर्ट करेंगे तभी काम चलेगा, तो उन्होंने वही चालू किया. दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग देयर गुड्स. पहले जो इंडियन कंपनीज थी इंडिया में ही गुड्स बेचते थे, बट दे रियलाइज कि नहीं, अगर हमें आगे बढ़ना है, इफ वी वांट टू ग्रो आवर बिजनेस, वी हैव टू एक्सपोर्ट आवर गुड्स. एंड थैंकफुली उन्हें काफी ज्यादा सक्सेस मिला. उनका जो कहते हैं प्रॉफिट जो है डबल हो गया था इनफैक्ट आफ्टर एक्सपोर्टिंग देयर गुड्स. ओके, तो ये इम्पैक्ट पड़ा था हमारा किसका, ये न्यू पॉलिसी का. पैसे बढ़िया कमा लिए सबने, नई टेक्नोलॉजी आ गई, ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा हो गया, डेवलप अच्छे से हो गया. बाद में क्या हुआ, चेंज सबने किया, पब्लिक सेक्टर का भी बुद्धि अच्छे से चल गया कि भाई हमें हमारे पैसे अपने से ही कमाने हैं. सो ऑल दीज चेंजेस हैपेंड. एक और लास्ट पार्ट अभी हमारा बाकी है, वो क्या है, मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट. कि भाई मैनेजमेंट क्या, उनका रिस्पॉन्स कैसा है, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट इतना चेंज हो रहा है तो वो लोग इस चीज में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग. ये तो चेंज तो हो रहा है, वी ऑल नो दैट, बट उनकी क्या प्रक्रिया है, व्हाट स्टेप्स आर दे टेकिंग टूवर्ड्स दीज चेंजेस. सबसे पहले तो क्या हो रहा है,
वो लोग ने अपना बिजनेस अभी डाइवर्सिफाई कर दिया है। पहले एक जो कंपनी थी, एक ही चीज में वो लोग प्रोडक्शन करती थी, एक ही चीज में बिजनेस करती थी, बट दैट इज नॉट द केस एनी मोर। अभी वो लोग ने अपना बिजनेस काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है। रिलायंस की अगर हम बात करें, कितनी सारी चीजों में वो बिजनेस करते हैं ना, टेलीकम्युनिकेशन में करते हैं, टेक्सटाइल में करते हैं, खाने पीने में भी, सब में करते हैं। दे हैव डाइवर्सिफाइड। एक कंपनी इज डूइंग बिजनेस इन मेनी डिफरेंट थिंग्स। बाद में क्या है, जॉइंट वेंचर एंड कंसोलिडेशन ऑफ एमएनसीज। देखो, अगर एमएनसी को इंडिया में आना है, एक तरीका कौन सा है, थ्रू जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के थ्रू वो लोग इंडिया में आ सकते हैं। क्या करते हैं वो लोग, इंडियन कंपनी के साथ हाथ मिला देते हैं कि चलिए हम लोग साथ में बिजनेस करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो इंडियन कंपनीज ने इतने टाइम से अपने सारे कस्टमर बिल्ड करके रखे थे, एमएनसी को मिल जाएंगे। और इंडियन कंपनी के लिए भी तो फायदा है, एमएनसी उनके लिए अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, काफी ज्यादा कैपिटल लेकर आएगी। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया है, फोर्ड जो है एक कंपनी, हमें पता ही है, उन्होंने इंडियन मार्केट कैसे एंटर किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर करके। जैगवार, भाई बड़ी नाम है यार, हमें तो ये पता ही है, जैगवार गाड़ी। तो जैगवार को जब इंडियन मार्केट में आना था, उन्होंने किसके साथ जॉइंट वेंचर में आए, टाटा मोटर्स के साथ। और वोडाफोन का हमें पता ही है, वोडाफोन हैज मर्ज्ड विद आइडिया। वोडाफोन और आइडिया भी एक हो चुके हैं, करेक्ट। फिर क्या कहते हैं, ब्रांड बिल्डिंग। देखो, लोगों को समझ में आ गया कि अगर हमें हमारा बिजनेस अच्छे से चलाना है, अगर हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होना चाहिए, तो उसके लिए हमें हमारा ब्रांड अच्छे से बनाना पड़ेगा, गुडविल हमारी अच्छी करनी पड़ेगी, कि जैसे ही कोई हमारे ब्रांड का लोगो देखे, उन्हें पता चल जाए कि हाँ ये तो ये वाला है। सो दैट इज व्हाट दे वांटेड। ठीक है, कंपनीज क्या कर रही है, अभी बहुत ज्यादा पैसे डाल रही है ब्रांड बिल्डिंग के लिए, कि भाई उनके ब्रांड का नाम बन जाए। देखो, लोग वैसे ही है ना, लोग क्या करते हैं, ब्रांड के हिसाब से सारी चीजें लेते हैं। ओ, ये ब्रांड का है, देन आई विल बाय इट। अगर चीज में ब्रांड ना हो तो लोग सोचेंगे अरे यार ये तो ब्रांडेड नहीं है। सो ब्रांड बिल्डिंग में लोग काफी अभी कंपनीज पैसे डाल रही है, सो दैट जैसे ही ब्रांड का नाम सुने लोग वो चीज खरीद लेते हैं, बराबर। एंड दिस हैपेंस विद एवरीवन। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, भाई कंपनीज ने भी क्या चालू कर दिया, नई टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर दिया। नई टेक्नोलॉजीज यूज करने की वजह से उनका कॉम्पिटिटिव एज बना रहेगा, कि भाई वो लोग हमेशा कंपटीशन में बने रहेंगे, वरना क्या हो जाएगा, वो लोग पीछे रह जाएंगे। उनके सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी और अच्छी करने के लिए, सारे नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलप डिपार्टमेंट में उन्होंने काफी ज्यादा पैसे डाले। ठीक है, तो वो उन्होंने काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया इसके ऊपर खर्चा करना। लास्ट 2 पर आ जाते हैं, इम्प्रूव्ड कंपेंसेशन लेवल। आपको पता है, पहले जो लोगों को सैलरी मिलती थी ना, बहुत कम थी, इतनी लोगों को पैसे ही नहीं दिया करते थे। बट बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से जितने भी उनके एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी काफी बढ़ गई, बिकॉज दे रियलाइज, द कंपनीज रियलाइज कि भाई अगर ये लोग नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। MBA जो जिन्होंने किया है, मस्त सैलरी पैकेज होता है, इंजीनियर्स का भी बढ़िया सैलरी पैकेज होता है, इंसेंटिव्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। क्या रिस्पॉन्ड कैसे किया मैनेजमेंट ने, लोगों की सैलरी बढ़ा दी, एम्प्लॉयज की, एंड ऑब्वियसली एवरीवन विल बी सो हैप्पी। पहले जो सैलरी मिला करती थी और अभी की सैलरी, आप अपने दादाजी से अगर पूछेंगे आपको कितनी सैलरी मिलती थी, और आप अपने पापा से पूछिए उन्हें कितनी सैलरी मिलती है, जमीन आसमान का फर्क होगा। कस्टमर फोकस, अभी है ना, क्या हो गया है, सारी कंपनीज ने एकदम कस्टमर पे फोकस डालना शुरू किया। दे हैव अंडरस्टूड कि हमें कस्टमर की नीड्स और वांट्स पे हमें काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वी हैव टू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, तभी ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। देयर इज अ ट्रेमेंडस डिफरेंस इन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। भाई जो डिफरेंस है, पहले थोड़ा अच्छा क्वालिटी का नहीं देते थे, अभी जो क्वालिटी के गुड्स देते हैं, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड कस्टमर भगवान है, हमें उनको अच्छे से रखना पड़ेगा। सो व्हाट डू, दे गिव गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कम दाम पे सब देते हैं, ऑफर्स ऐसी ऐसी निकालते हैं कि भाई सब लोग खरीद ले, बराबर। तो ये क्या हो चुका है, अभी कस्टमर सेंट्रिक हो चुकी है अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट, अपना मार्केट जो इट इज मोर कस्टमर सेंट्रिक।
आई होप सो आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं था अगर मेरी मानो तो, इट वॉज कम वेरी इजी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कर देंगे, ये चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स, और उसके बाद हम कर देंगे केस स्टडीज। आई विल सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।